इस वक़्त हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले महान भाव का हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मुंबई हाई कोर्ट से एडवोकेट संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सोशल एक्टिविस्ट और हमारे पत्रकार बंधु विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाज के तमाम बारीकियों से भली-भाँति से ये लोग परिचित होते हैं। तो अभी जिस तरह चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जिस तरह बयानबाज़ी की जिस तरह उन्होंने मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह पत्रकारों ने सवाल किए, उनके पत्रकारों के सवाल को गोल-गोल घुमाकर उन्होंने जवाब दिया। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे एडवोकेट संदीप जी के पास। क्या कहेंगे सर जिस तरह अभी देखा गया चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उन्होंने जिस तरह जवाब दिया, जिस तरह चुनाव आयोग पर बार-बार उनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। आए दिन सवाल चुनाव आयोग पे खड़े हो रहे हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तब से 2014 से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग जवाब देने से के बजाय उसको इग्नोर कर देता है। तो किस तरह देखते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को? क्योंकि जो संविधान निर्माता थे, आप एक वकील भी हैं, संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को मतलब निष्पक्ष इसलिए बनाया था क्योंकि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके, लेकिन जिस तरह संदिग्ध के दायरे में उनके ऊपर बार-बार आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं विवेक जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस जिस हिसाब से चुनाव आयुक्त ने बातों को गोल गोल घुमाया, अब आप समझिए संविधान के थ्रू चुनाव निर्वाचन आयोग का जो स्वतंत्र एक प्रभार है, उसका इंटरफियरेंस सरकार में नहीं होता है। सरकार से वो अलग संस्था है और उसको हर तरीके के चुनाव आयोजित करने का और डील करने का अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि ये किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकली जब भी रहा है, सरकारों से चुनाव आयुक्त प्रभावित रहते हैं और लगभग हमने हम हर जगह देखा है कि जैसे अभी इस सेम मैटर में अगर इतना हंगामा ना होता तो मामला कोर्ट में नहीं जाता। अब योगेंद्र यादव जी एक मृत आदमी को लेके पहुंच गए कि भाई ये तो जिंदा है लिस्ट में। अब इसको चुनाव आयुक्त क्या कहेंगे कि हमने लिस्ट में नाम डिस्प्ले कर दिया था और आप अब ये आदमी जिंदा कैसे हो गया? ऐसा नहीं है, कागजी खामी होती है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते हो। दो चीजें आई हैं कि जैसे राहुल गांधी जी ने मांगा डाटा हमको दे दीजिए, तो उनको बकायदा टेम्पू से 7 फुट का कागज भेज दिया। आप समझते हैं कागज को सर्च करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक्सेल या सॉफ्ट डाटा में जाएंगे तो फट-फट सर्च हो जाता है। ये आज सब जानता है, पूरा भारत जानता है कि ये चीज है। अब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है कि एआई है। आपके लाखों में से करोड़ों में से ढूंढ के जो मिलान है, सर्च है, वो मिलान बता देता है कि भाई ये आदमी यहाँ भी है, वहां भी है। दूसरी चीज है कि जो आप 2-3 मुद्दे और हैं उनके, जो आज के समय में तकलीफ दे रहे हैं। क्या तकलीफ दे रहा है कि जैसे कोई रहिवासी है, जैसे बोलते हैं कि एक नाम बताया कि ये 4 स्टेट में वोटिंग कर रहे हैं। तो जब आपने आधार 2017 में कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, आधार पे इतना बल दिया, इतना जोर दिया, तो आधार को बेस बना के क्यों नहीं उसको अलग कर देते? आज 17 से आज हम 25 में खड़े हैं, 9 साल बीत चुका है। तो सरकार जो चीज में जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसमें बचे रहते हैं और आपकी मंशा खुद नहीं जाहिर हो पा रही है कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपको फेयर इलेक्शन खुद करवाना है कि जनता की राय होनी चाहिए। जनता क्या किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रही है, किसको गृह मंत्री देखना चाह रही है। आप उसमें अच्छा, जीत का मार्जिन भी कभी-कभी अभी जिस हिसाब से इस बार का लोकसभा इलेक्शन था, आप भी जान रहे हैं कि जो बात ये सीधी सी बात है, 25-30 सांसदों पे सरकार आज भी टिकी हुई है। अगर नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू आज भी इधर उधर खींच ले तो सरकार गिरने की स्थिति है। तो जनता का मैंडेट क्या था, जनता किसको चुनना चाह रही थी, और इसमें छोटी-मोटी धांधली भी एक बड़ा रूप ले लेती है। कभी-कभी एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं, तो एक वोट भी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इतनी बड़े पैमाने पे धांधली विपक्ष द्वारा लाए जाने पे और आप लीपापोती कर रहे हैं। लीपापोती तो कतई नहीं जायज है और मैं ये समझ रहा हूँ कि जुडिशरी में भी लगभग इसके फैसले आ रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयुक्त को इस बात को समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, और यही नहीं, जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई, ईडी,
जिनके दुरुपयोग का बार बार मुद्दा चल रहा है, तो उनको अपनी निष्पक्षता दिखानी है कि हम देखिए हम निष्पक्ष हैं। जी, जी। तो विनोद जी किस तरह देखते हैं चुनाव आयोग के रवैये जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल जो पत्रकार लोग पूछ रहे थे उसका जवाब देने के बजाय गोल-गोल घुमा रहे थे और जिस तरह उनका धमकी भरा मैसेज जो था, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि ये हलफनामा 7 दिन के अंदर हमको दें, नहीं तो देश के सामने माफ़ी माँगे। ऐसे बयान को किस तरह देखते हैं चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त द्वारा, क्या कहेंगे आप? हम इस बारे में ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल ये तानाशाही रवैया है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से क्या मतलब जब से मान लीजिए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में है, तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ऑफिसेस हैं, ये संस्थाएं हैं, इन्होंने बिल्कुल ही तानाशाही रवैया अपना लिया है और चुनाव आयोग तो उसमें एकदम अव्वल है। चुनाव आयोग जो संस्था है, इसने बिल्कुल ही तानाशाही रवैया अपना लिया है और बेसिर पैर की बयानबाजी करेगा, बेसिर पैर के जवाब तलब कराएगा। हलफनामे का क्या मतलब है? हलफनामा अगर दे भी देते हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग क्या एक्ट के विरोध में काम करने को अपने को सक्षम पाएगा? आयोग के कार्य करने की एक प्रणाली बनाई गई है, एक एक्ट बनाया गया है, प्रतिनिधियों के काम करने का एक एक्ट बनाया गया है, चुनाव संपन्न कराने के एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, मगर ये सारे अधिनियम को ताक पर रख कर के अगर राहुल गांधी हलफनामा दे देते हैं, तो क्या उस पे एक्ट के विरोध में चुनाव आयोग काम करेगा? तो ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैया है। राहुल गांधी से जो बयान हल्फी मांगना, ये बिल्कुल ही आम आदमी के क्या जो और भी चीजें हैं, बिल्कुल ही समझ से परे है ये। जी, तो बहुत अभी सारे मामले ऐसे आए हैं। जी, एक जी, सवाल बड़ा मामला आया था जिस तरह चुनाव आयोग ने संदीप जी आप ये देखा होगा चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी के फुटेज अगर हम देंगे तो महिलाओं की जो गोपनीयता है वो भंग होगी बहन-बेटियों का। इस पर सबसे पहले संदीप जी के पास जाएँगे हुँ। उसके बाद विनोद सर के पास जाएँगे। किस तरह देखते हैं? आप भी हँस रहे हैं तो ऐसा एक मुख्य जिस तरह एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे बयानबाज़ी कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, नहीं, वो ये मतलब सिली एक हास्यास्पद जो है बात थी कि सीसीटीवी कहीं लगाते हैं तो उसका फुटेज का यूज़ किस लिए किया जाता है? अभी कहीं आपके ऊपर उँगली उठी है, तो सीसीटीवी प एविडेंस में आज आपने अच्छा खासा जो है बीएनएस और बीएस आपने नए लेके आए हैं कि नए एक्ट लाए हैं और हर सेक्शन में आपने वीडियो फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने इंसर्ट कर दिया है कि भाई आप कुछ भी करो, पुलिस को आदेश है कि कुछ भी लाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। तो क्या ये गोपनीयता का हनन नहीं है? अच्छा किसकी रिकॉर्डिंग हो कि बहन, भाई जो भी है, तो उनका ही हो रहा है ना, महिलाएँ भी हैं और वो है, तो क्या वो गोपनीयता का हनन है? नहीं, वो साक्ष्य की बात है। साक्ष्य इसलिए बनाए जाते हैं कि समय पड़ने पे उसका प्रयोग किया जा सके। तो ये जो कहना कि हम साक्ष्य नहीं देंगे, ये तो गोपनीयता है, ये बस स्ट्राइक से अजीब-सी बात थी और वो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, हमको समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसी कैसी बात कर दी है। और इस हिसाब से आप देखिए, एक तो इनके जो आपने एसआईआर चल रही है, तो उसका एक इनका एक कहना है कि हम फॉरेन सिटीज़न जो जैसे लाइक बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या देश में घुसे हुए हैं, हम उनको हटाना चाहते हैं, उनकी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बिहार इलेक्शन से पहले क्यों? ये पहले ही कर लेते हैं। आपके पास तो ऐसे सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज़्म आ गया है कि आप आराम से 2-3 महीने में इसको संपन्न कर लेते हैं। पूरे देश में जिसकी डुप्लीकेट एंट्री है, ट्रिप्लिकेट एंट्री है या फॉरेन सिटीज़न आ रहे हैं, 10-11 साल से तो भाजपा की शासन है। कई स्टेटों में तो मतलब केंद्र के अलावा राज्यों में भी सरकारें आपकी हैं। आप कीजिए 10-12 तो आपके फ्री में मतलब एकदम खड़े हैं, वहाँ करा लीजिए। क्या दिक्कत है कि इंडियन सिटीज़न नहीं है? लेकिन बस उस चीज़ को बना के अच्छा दूसरी चीज़ है कि कोई अगर
सोशल मीडिया से लेके कहीं भी कह दे तो एक अच्छी खासी लॉबी लगी है गाली देने को। वो गोपनीयता का हनन नहीं है। आप कि भाई वोट चोरी हो गई आज कोई कह दे तो इतना लोग गाली दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है ना, वो भी तो संवैधानिक पद है ना देश का। उसने अगर सवाल उठाया है तो आधी जनता का मैंडेट ने सवाल उठाया है, क्योंकि आधी जनता, लगभग आधी सीटें हैं उनके पास। और उन्होंने जब सवाल उठाया तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई अच्छा, जो बातें आज भी लोकतंत्र में जो विपक्ष कहता है, अगर मजबूत विपक्ष कोई बात कहता है तो उसमें दम होता है। दम किस बात का कि नहीं भाई इनकी सरकार अब नहीं है, जब ये जीत जाते हैं तो मना तब नहीं बोलते, जब हार जाते हैं तो ये बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा वैसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कुछ साक्ष्य लेकर विपक्ष सामने खड़ा हुआ है, जिसके ऐसी एंट्री आ रही है कि जिसके 150 लोगों के बाप के नाम एक ही है, मकान के नाम एक ही है। तो ये इस जमाने में संभव नहीं है। जब आप एक कॉमा नाम के आगे लगा रहे, सरनेम आगे पीछे हो जाए, तो आप एफिडेविट मांगते हो कि नहीं नहीं आपके नाम के आगे एक कॉमा लगा है, पिताजी की एक स्पेलिंग खराब हो गई तो आप एफिडेविट लाओ, अंडरटेकिंग लाओ कि कल को कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार होगे। ये बात है। आप उल्टा प्रतिपक्ष नेता से बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम लेके आओ एफिडेविट। अरे एफिडेविट नहीं, जवाब आपको देना है, कुछ एविडेंस दिए हैं उसको आपको जवाब देना है कि भाई कैसे हो गई ये गलती। उल्टा आप लेके बैठे हो, दोनों डिफेंड करने बैठे हो। वो चीज मतलब अब ये देश में गलत तो घातक तरीके से जा रही है। जी, हम विनोद जी के पास जाना चाहेंगे। सर, अभी जिस तरह ये राहुल गांधी जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताने का काम किया, उसी के विरोध में 3-4 दिन बाद लगभग हमें लगता है जो अनुराग ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं कि वो भी कई हवाला देते हैं राहुल गांधी के इलेक्शन क्षेत्र में को दर्शाते हैं, और जहां से अखिलेश जी लड़े थे, उनकी जो वाइफ है डिम्पल यादव, तमाम ऐसे 6-7 लोगों को उन्होंने जिक्र किया। यहाँ भी वोट के साथ छेड़छाड़ हुआ। तब उनके ऊपर चुनाव आयोग क्यों नहीं शिकंजा कसने की बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी के ऊपर ही क्यों शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे सर आप? राहुल गांधी के ऊपर शिकंजा कसने की बात इसलिए हो रही कि राहुल गांधी गवर्नमेंट में नहीं है, और जिसकी गवर्नमेंट है चुनाव आयोग उसका एजेंट बना हुआ है। और इस एजेंट की वजह से, एजेंट बनने की वजह से वो क्या कर रहा है, अभी एक सांसद है इकरा खान, उनका एक बयान आया। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने से गोपनीयता भंग होती है। तो इकरा खान का बयान आया कि बुर्के के अंदर झांक करके पहचान करने वाले लोगों की वीडियो फुटेज से गोपनीयता भंग हो रही। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए भंग हो सकती है कि जिनके पहचान पत्र है, जिनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, और वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बने हुए हैं, उसके फोटो लगा हुआ है, तो फोटो पर देखने से काम नहीं चलता है लोग का, तो बुर्के के अंदर झांक करके ये लोग पहचान करते हैं। अगर राहुल गांधी को वीडियो फुटेज मिल गई तो उसमें ऐसे लोग पाए जा सकते हैं जिनकी फोटो न तो आधार कार्ड में है और न ही उनका वोटर कार्ड बना हुआ है। और बिहार में तो हम आपको बता दें कि जो एसआईआर का प्लान इन्होंने चलाया है, उसमें इन्होंने एक एक घर में 250-250 लोगों को पैदा किया हुआ है। 250-250 लोगों को, 50-50, 60-60 लोगों को एक एक मकान नंबर पे दिखाया हुआ है। तो गोपनीयता भंग हो सकती है, चुनाव आयोग नंगा हो सकता है, हम ये कहना चाहेंगे। जी जी। दूसरी बात हम ये संदीप कहना चाहेंगे कि जी जी, बोलिए देश की बोलिए। जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। देश की जनता का विश्वास बैलेट पेपर पर अगर वो मांग रही है तो आपको कर देना चाहिए। आप जनता से बड़े थोड़ी ना हो, कोई भी गवर्नमेंट जनता से बड़ी थोड़ी ना है। जी हम जी। ये कहना चाहेंगे। अ, जी, महत्वपूर्ण आपने वो सवाल उठाए। सर, अभी जिस तरह मामला चलता है कि वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन अब भारत की जनता जो है वोट को लेकर जो देखने को मिलता है सजग नहीं है। क्योंकि वोट के अधिकार जो होता है बहुत बड़ा अधिकार होता है। अगर वोट के अधिकार को किसी व्यक्ति से छीन लिया जाए तो उसका सारा अधिकार छीन जाएगा, मान के चलिए। लेकिन सर, जिस तरह वोट की चोरी हो रही है और बार-बार इस देश के बहुतायत संख्या में
काफी लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए, तमाम ऐसे प्रश्न लाए जाते हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग डटा हुआ है कि नहीं, हम चुनाव कराएंगे ईवीएम से ही, बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे, तो इस सब चीजों को कैसे देखें? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहता, या वर्तमान की गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं सोच रही है? नहीं, संदीप देखिए, जी एक बताइए। तो पहली बात होती है ना कि देश में अपग्रेडेशन की बात है, अपग्रेडेशन की बात होती है कि चीजें अपग्रेड कैसे करनी है। अपग्रेड क्या करनी है कि पहले बैलेट पे चुनाव होते थे, फिर आ गई मशीनी राज, आ गया कि भाई देश में ईवीएम मशीन आ गई। ईवीएम मशीन आ गई तो ईवीएम मशीन से भी आगे कुछ है, जैसे अब एआई का जमाना आ गया है, बहुत कुछ चीजें आ गई है। लेकिन अब ईवीएम मशीन के साथ बीबीटी पैट चिट्ठी का मिलान होता है कि जब जो भी वोट पड़ते हैं तो एक पर्ची कट के गिर जाती है, ठीक है। तो रैंडम बेस में एग्जामिनेशन होता है कि भाई आप जहां आपको डाउट है, रैंडम बेस में एग्जामिनेशन करा लीजिए या फुल एग्जामिनेशन करा लीजिए। कि किसी की मांग है कि भाई मैं, देखो, एक इंडिविजुअल राइट होता है कि हर व्यक्ति का राइट होता है। जैसे योगेंद्र यादव साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस आदमी को खड़ा कर दिया जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था। अब उसको जानिए कि उसके अधिकार, वोटिंग राइट आजादी से पहले नहीं थी। अब आजादी के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने, अपने ज्ञान की वजह से, संविधान निर्माताओं ने इतने अपने त्याग की वजह से हर आदमी को वोटिंग राइट दे दिया कि आपका अधिकार है। अगर वो अधिकार लड़ के लेते, कोई संघर्ष के बाद मिलता, तो उसका पता चलता कि हाँ, वोटिंग राइट क्या होता है। तो अब उस चीज में जो आप बोल रहे हैं कि जैसे बैलेट पेपर पे चुनाव, तो देश में बड़े पैमाने पे चुनाव होते हैं, तो बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं। लेकिन अब चुनाव अगर आप मशीन से कर रहे हो तो इतने चरणों में, जब पिछले जब आप इस पर्चियों पे कराते थे तो मान लो 5 चरणों में होता था, आप मशीन से करा रहे हो तो 25 चरणों में हो रहा है। तो ये थोड़ा सा, अब ये इन चीजों को पुराने समय में जाके एनालिसिस हो रही है कि भाई क्या क्या फंडा है, क्या दिक्कत आ रही है, कि क्यों इतने चरणों का, मतलब ये क्यों घोषित कर रहे हैं कि हाँ यहाँ ऐसे कराएंगे, वहां ऐसे कराएंगे। ये कभी संदेह के दायरे में होना भी नहीं चाहिए। और अगर देश के नागरिकों की मांग है तो आप रेंडम बेस पे, जैसे आप रेंडम बेस पे कर लीजिए कि मान लीजिए आप 500 सीटों का करवा रहे हो, ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 50-100 सीटों पे आप बैलेट पेपर से भी करा लो, तो कम से कम जनता का सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। आज उन्हीं के टैक्स के पैसे पे सरकार है, चुनाव आयोग है, अधिकारी हैं, और जिस दिन मर्जी होगी उस दिन बदल देंगे। 5 साल की जॉब मिली है, ज्यादा दिन की नहीं है। अगर जनता का मन बन गया तो आप चाहे जितना कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सरकारें बदल जाती हैं, बड़ी बड़ी तानाशाही हमने देखी है, हमने पढ़ा है कि कैसे जनता पे हावी, क्योंकि जनता सत्ता की हनक ना, वो जिसके पास आती है वो एक पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो हनक है कि आवाज नहीं उठनी चाहिए, आवाजें दबा दो कि अब हम ही बने रहेंगे, कोई आएगा नहीं। ऐसा नहीं है। जिन्होंने एक्ट लिखा है, जिन्होंने संविधान लिखा है, क्यों 5 साल का टेन्योर दिया है कि भाई आप कितना भी अच्छा करो, जनता का मन आपसे उब गया, आपको बदल के दूसरा लाएगी और उसका 5 साल देखेगी। आपको क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं आएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ, राहुल गांधी जी नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे, वो नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन अगर जनता चाहेगी तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगी। जनता जी की जी है आवाज है, जनता ही जी मालिक है। और खासकर गरीब तबका, जो आज देश में अमीरों की वकालत चल रही है और गरीबों के अधिकार एकदम काटे जा रहे हैं, पर कुचले जा रहे हैं ना, जनता बेवकूफ नहीं है, देख रही है चीजों को। और वो जिस दिन चाहेगी, जहां चाहेगी, चीजें बदल देगी। आप चाहे जितना भी करते रहिए, ये जब जिस दिन एकदम, एक बोलते हैं ना, घड़ा भर गया तो फूट जाता है, जिस दिन फूट जाएगा उस दिन बदल जाएंगी चीजें।
जी, जी। तो लास्ट कमेंट हम लेना चाहेंगे विनोद जी से और सर से भी लास्ट कमेंट लेंगे। क्या संदेश देंगे जो भी अभी लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, लोग समझ नहीं पाते हैं वोट की कीमत कितनी बड़ी है। वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो आपको समझ लीजिए सारे अधिकार आपके वंचित हो गए, क्योंकि वही आपकी पहचान है। तो सर क्या संदेश देंगे जो भोले-भाले लोग हैं अभी भी ₹500 ₹1000 और अल्कोहल और तमाम मामलों को जब खड़ा करके उनके वोट को खरीद लिया जाता है, तो वो लोग बेच भी देते हैं अपने वोट को, बड़े पैमाने पे बेचे जाते हैं। ये सत्य घटना है। इसको लेकर क्या कमेंट है? विनोद जी सबसे पहले ये जानेंगे लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, विवेक जी, हम लोग बहुजन समाज की पत्रकारिता करते हैं और हमारी बातें बहुजन समाज के दायरे में ही होंगी। वोट के राइट को मैं सिर्फ़ वोट का राइट नहीं मानता हूँ। वोट के राइट को मैं कानून बनाने का हथियार मानता हूँ। जिसके पास भी वोट का राइट है, उसको कानून बनाने की ताकत है उस वोट में, और वो अपने लिए जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है। मगर जब हम बहुजन समाज शब्द प्रयोग करते हैं, तो बहुजन समाज के वोट से राजा शासक वर्ग बन रहा है, शासक जातियाँ बन रही हैं। और आज की शासक जाति है ब्राह्मण और बनिया, ठाकुर भी नहीं है उसमें, क्षत्रिय भी नहीं है। आज जो कॉम्बिनेशन है, गांधी जी के ज़माने से लेकर के अभी तक ब्राह्मण बनिया कॉम्बिनेशन चला आ रहा है और यही शासक जाति है भारत में। तो शासक जातियों ने क्या किया है कि चुनाव आयोग पर कब्जा किया और चुनाव आयोग पर कब्जा करके वोट के अधिकार को, जो कानून बनाने का अधिकार है, उसको अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। बहुजन समाज इससे बेखबर है। और जब तक कानून बनाने का अधिकार बहुजन समाज के पास नहीं आएगा, बहुजन समाज अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक वो कभी भी अपने लिए कानून नहीं बना सकता। उसके साथ अन्याय और अत्याचार जारी रहेगा। वो ₹500 में बिक जाए, चाहे 1000 में रुपए में बिक जाए, चाहे मुर्गे पे बिक जाए। बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में आए दिन अन्याय अत्याचार सुनने को मिलते हैं। क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि बहुजन समाज के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। शासक वर्ग किसी न किसी तरीके से कानून बनाने का पावर जो है, शक्ति जो है, अपने हाथ में रखना चाहता है। चाहे सीएम को खरीदना हो, चाहे सांसद को खरीदना हो, चाहे मंत्री को खरीदना हो, खरीद ले रहा है। जी, जी। हमारे तो लोग भी शासक वर्ग को शासक वर्ग को शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है एससी-बीसी के लोगों का, जो बहुजन समाज कहे जाते हैं। ऐसे जी, बहुत सारे दल्ले घूम रहे हैं समाज में, पार्टियां बना-बना करके, जो शासक वर्ग की दलाली कर रहे हैं। जी। आपके आरोप भी तो कहीं न कहीं सही है। संदीप जी के पास जाना चाहेंगे। संदीप जी क्या कहेंगे जो देश के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं? ये जो हमने प्रश्न किए कि ₹500 ₹1000 में अपने वोट को बेच देते हैं, ये सच्चाई है और आज भी लोग कहते हैं कि खरीद ले जाते हैं वोट। क्या कहेंगे सर आप इस पे? नहीं, देखिए एक बात है, अगर ₹500 ₹1000 में या आप किसी प्रलोभन में अपने वोट बेच रहे हैं या आप ऐसे वोट कास्ट कर रहे हैं कि आपको किसी ने लालच दे दिया कि आप ये कर रहे हैं, तो आप अपने अधिकार ना गुलामी में दे रहे हैं कि फिर तब मत रोइए कि मैं पुलिस थाने पे गया था, दरोगा ने मार के भगाया, 2 लाठी अलग से मारा और कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि लात मार के भगा दिया। जब सत्ता के शीर्ष पे बिठाने की ताकत आप में है, तो अपनी ताकत पहचानिए। वो ₹500 की नहीं है, 2 रोटी कम खाओ, लेकिन कानून बनाने की ताकत उसमें दो जो ढंग के कानून बना सके। और खासकर अपने समाज, अपने देश में कौन आदमी चाहिए? आज लोग ये है कि भाई वो 20 फॉर्च्यूनर से चलता है, 10 मर्डर के केसेस हैं, तो वो नेता बनेगा। किसने बनाया? क्यों भाग रहे उनकी गाड़ियों के पीछे? मत भागो। आपने ही बनाया उसको नेता और आप ही उतारोगे। नहीं उतारोगे तो ऐसे थाने पे नहीं सुने जाएगी, आपकी तहसील में नहीं सुनी जाएगी, आपके घर से बेघर कर देंगे, ज़मीनें कब्जा कर लेंगे, 20-20 साल जुडिशरी में दौड़ोगे और कानून भी नहीं बनेगा। कानून होगा तो आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे, कानून के अदालत, कोर्ट, कचहरी में दम तोड़ दोगे। इसलिए जो गरीब युवा इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। उसको पहचानिए और कम से कम राजनीतिक चीजों में भाग लीजिए, सक्रियता दिखाइए।
और आप जहां हो सकते हैं आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते कि आप हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आपको लड़ने का भी अधिकार है। अब कोई जरूरी नहीं है कि धनाढ्य आदमी ही सांसद विधायक बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने समाज को अगर एकत्रित करते हैं तो आप भी विधायक बैठे बन के बैठेंगे, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी रूलिंग चलेगी, आपके सजेशन माने जाएंगे, कानून में जो अमेंडमेंट आप चाहेंगे वो बनेगा। इसलिए मैं जो गरीब समाज को रिप्रेजेंट करता है या जो भी, कि आप जो भी कर रहे हैं, सुबह की कक्षाएं चलती हैं, आराम से आप लॉ सीखिए, कानून सीखिए, ना हो सके तो थोड़ा पढ़िए, संविधान पढ़िए, अपने अधिकार पढ़िए, क्योंकि यही काम आने वाले हैं। जी जी आप ये भी जानते हैं कि कोर्ट में मुकदमे मुवक्किल लड़ता है, वकील से बहकाने के अलावा। कुछ वकीलों की मैं छोड़ दीजिए, कुछ वकील हमने अच्छे देखे हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि गरीबों को बस बरगला दिया जाता है। तो इसलिए अपने अधिकारों को जानिए। मैं एक वकील होके इस हैसियत से आपको समझा रहा हूं कि आप अपनी चीजों को समझिए, और आपका ज्ञान ही आपको आगे ले आएगा। और इसलिए आप पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, समाज को बढ़ाइए, देश को बढ़ाइए और अपने अधिकार को जानिए। जी। तो साथियों, हमारे साथ दो गेस्ट थे जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने क्वेश्चन रखे थे बहुत सटीक जवाब दिया। साथियों, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैंने रानी के पेट में ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा जो पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। लेकिन लोकतंत्र में आज भी हम ये सवाल आज भी ऐसे खड़े कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज भी कहीं न कहीं जो सरकारें हैं वो कहीं न कहीं लोगों को जागृत करने में अपना अहम योगदान नहीं निभाती, क्योंकि जिस देश की जनता अनपढ़ रहेगी, पढ़ी लिखेगी नहीं, तो वहाँ के लोगों का क्या विकास होगा? तो ऐसी बातें होती रहेंगी, तमाम लोग ऐसे आएँगे, सरकारें बदलती रहेंगी, आप उसी पायदान पे रहेंगे, उसी हाशिए पे नज़र आते हुए दिखते रहेंगे। तो साथियों, सर ने जो बातें कही जो महान भाव थे, उस पर आप लोग अमल करेंगे, अपने आस-पड़ोस में लोगों को जागृत करेंगे, यही आशा उम्मीद के साथ हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। और सबसे गेस्ट को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।